नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में हम विश्व इतिहास के एक बहुत ही अनोखे और इंटरेस्टिंग एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑटोमन एम्पायर। आप में से कई लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट करी थी और ये 2 पार्ट की सीरीज़ है क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा है। ऑटोमन एम्पायर अपने आप में 700 साल के आसपास है, मोर देन 600 ईयर्स। तो इसे 2 भागों में मैंने डिवाइड किया है। तो ये है पार्ट 1, ऑटोमन एम्पायर, हिस्ट्री ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑन अर्थ। शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दूं कि स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज विभिन्न कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज को अवेल करके घर बैठकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए या फिर इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। आपको ज़्यादा डिटेल्स और जानकारी इन पे मिल जाएंगी। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों जगह मैं पीडीएफ और अपडेट्स डाल देता हूँ। तो ऑटोमन एम्पायर का इतिहास इतना अनोखा क्यों है या फिर ऑटोमन एम्पायर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप लोकेशन से समझिए। ज्योग्राफी सब कुछ है। हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत समझ होनी ज़रूरी है। ज्योग्राफी देखिए, ये ऑटोमन एम्पायर का मैप है उसके ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पे, जब वो अपने सबसे बड़े स्केल पर था, बड़े लेवल पर था। 1683 17th सेंचुरी मैक्सिमम एक्सटेंट है ऑटोमन एम्पायर का। तो आप ध्यान देंगे कि ये 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। 3 कॉन्टिनेंट्स और कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपल, या जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं। तो इस्तांबुल जो है ये भी एक अनोखा शहर है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल सिटी है, 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। ये इसका कैपिटल है। तो आप इसकी लोकेशन समझिए। एक तरफ तो ऊपर रशिया, तो रशिया से दक्षिण की अगर तरफ जाना है तो ये इंपॉर्टेंट रूट है कॉन्स्टेंटिनोपल का। यूरोप से एशिया जाना है तो ये इंपॉर्टेंट रूट है। यूरोप से एशिया यहाँ होकर भी जाना है समुद्र के रास्ते से तो भी ये सुएज कैनाल वाला जो रूट है या फिर इजिप्ट का जो रूट है वो इंपॉर्टेंट है। इराक, सीरिया, इन सभी एरिया से होकर ही आप एशिया तक जा सकते हो। और एशिया यूरोप के बीच की इस ट्रेड एक्सिस पे, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड एक्सिस के बीचों बीच बैठा था ऑटोमन एम्पायर। और एक तरह से आप देखिए कि मेडिटेरेनियन सी के काफ़ी बड़े हिस्से को घेर रखा है ऑटोमन्स ने। केवल बस ये वाला इस वेस्टर्न यूरोप का जो हिस्सा है ये ऑटोमन्स के अंडर में कभी नहीं रहा। उसके अलावा लगभग पूरा मेडिटेरेनियन कोस्ट, यहाँ पर रेड सी का कोस्ट ऑटोमन एम्पायर के अधीन था। एक और कारण ये है ऑटोमन की इंपॉर्टेंस का कि ऑटोमन एम्पायर 600 से भी अधिक वर्षों तक अपना प्रभुत्व कायम रखने में सफल रहा था। दुनिया में बहुत कम एम्पायर्स हैं जो 500 साल तक स्टेबलाइज्ड तरीके से चल पाते हैं। तो ये एम्पायर 1300 के आसपास शुरू होता है, 1300, और 1922 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये खत्म हो जाता है। ऑटोमन एम्पायर खत्म हो जाता है, इट सीजेस टू एग्जिस्ट। तो आप देखिए 622 साल ये चला है, जिसमें लगभग 600 साल का जो इसका इतिहास है वो बहुत ही एक बड़े एम्पायर के रूप में अपने आप को इसने स्टेबलाइज किया। तो अलग अलग नेशनैलिटीज़ हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। एम्पायर में कोई एक जैसे लोग नहीं रहते थे, अलग अलग एथनिसिटीज़ के लोग थे। तो इन सबको एकजुट रखना कोई आसान काम नहीं था और ऑटोमन रूलर्स इसे करने में सक्सेसफुल रहे बिकॉज उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और मिलिट्री सिस्टम काफ़ी कोडिफाइड था। अब डिटेल्स में जाएं उससे पहले एक बार आपको मैं मैप दिखाना चाहता हूं। तो ये है एशिया। आप इस पूरे एरिया में जो आज की मॉडर्न बाउंड्रीज है एशिया की वो देख सकते हैं। और अगर हम भारत से चलते हैं पश्चिम की ओर तो ये है आज का मॉडर्न देश तुर्की या टर्की। और ये टर्की जो है ये कोर या एपिसेंटर था इस पूरे ऑटोमन एम्पायर का। तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी जो बार बार जिक्र आएगा जिन एरियाज़ का वो मेनली ये वाले हैं। आप देखिए ये है इस्तांबुल शहर। अब इसका नाम 1922 में इस्तांबुल कर दिया गया था। पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, बाइजेंटियम और कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनिये, अलग अलग नाम है इसके। अभी हम देखेंगे कि कैसे नाम अलग अलग पड़े। ये है ब्लैक सी उत्तर में। ब्लैक सी को सी ऑफ मारमारा से कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। बहुत ही फेमस है इस्तांबुल शहर, उसके किनारे स्थित है। और दूसरा एक और बताइए, सी ऑफ मारमारा को एजियन सी से कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है। दोनों स्ट्रेट्स के नाम आप कमेंट में बताइए। तो वैसे आप ये देख ही सकते हैं कि इस्तांबुल जो है ये 2 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर है। यहाँ पे है यूरोप, यहाँ पे है एशिया, और इन दोनों कॉन्टिनेंट्स पे ये शहर स्थित है। तो ऑटोमन एम्पायर के अधीन कौन कौन से एरिया थे? साउथ ईस्ट यूरोप, वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका। 14 से अर्ली 20th सेंचुरी तक इसने राज किया। मल्टीनेशनल था, मल्टीलिंगुअल था, अलग अलग नेशनैलिटी, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इसमें इस साम्राज्य के अधीन रहते थे। ईस्ट और वेस्ट यानी एशिया और यूरोप के बीच में जो मेन रास्ता था वो ऑटोमन एम्पायर होकर जाता था। इसीलिए इस जगह की बहुत इंपॉर्टेंस रही है हमेशा से। ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री को हम ब्रीफली 5 पीरियड्स में बांट सकते हैं। तो पहला है राइज
जब ऑटोमन एम्पायर एस्टैब्लिश होता है सन 1300 के आसपास, 1299 1300 दोनों डेट ठीक है। 1453 जब वो कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लेते हैं। उसके बाद एक्सपांशन, बहुत ही तेज़ गति से एम्पायर बढ़ता है और 1566 में अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो 1566 या 1683 तक ये जो 16th और 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, यहाँ पे एम्पायर अपने पीक पर था और एक स्टैग्नेशन का काल था। स्टैग्नेशन यानी कि लगभग 250 साल तक एम्पायर में ना कमी आई ना बढ़ा, लगभग उसी स्टेट में, स्टिल स्टेट में बना रहा। स्टैग्नेशन जैसे कहते हैं ना, तालाब का पानी स्टैग्नेट करता है, एक ही जगह स्थिर रहता है, नदी की तरह नहीं होता। तो ये स्टैग्नेशन पीरियड है। अब कई हिस्टोरियंस इसे डिक्लाइन भी कहते हैं कि यहाँ से ही डिक्लाइन या डाउनफॉल शुरू हो गया था ऑटोमन का। लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस अभी पिछले 15-20 सालों में एक नई थियरी उभर कर आई है कि ये कोई डिक्लाइन नहीं था। एम्पायर इस पीरियड में नॉर्मल था, स्टेबल था, अपना काम कर रहे थे, एक्सपांड नहीं कर रहे थे लेकिन श्रिंक भी नहीं कर रहे थे, छोटे भी नहीं हो रहे थे। तो ये पीरियड डिक्लाइन का नहीं है। तो डिक्लाइन मेनली जो माना जाता है ऑटोमन्स का, वो 19वीं सदी में है, 1828 में, जब बाकी दुनिया काफ़ी मॉडर्नाइज कर गई, ऑटोमन्स बहुत पीछे रह गए, मिलिट्रीली पिछड़ते गए। तो जो ऑटोमन मिलिट्रीज लेजेंडरी थी, 300 सालों तक उन्होंने दुनिया की हर लड़ाई जीती थी, वो 19वीं सदी के अंदर आकर हारने लग गई, आसपास के एम्पायर से पीछे हो गई। और फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 जो था, उसने ऑटोमन एम्पायर के ताबूत में आखिरी कील डाल दी और 1922 में ऑटोमन एम्पायर समाप्त हो जाता है। उसके बाद टर्की में रेवोल्यूशन हुआ और किसके नेतृत्व में? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में मॉडर्न टर्की का एस्टैब्लिशमेंट होता है, टर्की एक रिपब्लिक की तरह उभर कर आता है। तो इस लेक्चर में पार्ट 1 में मैं आपको मेनली राइज और एक्सपांशन वाला जो पीरियड है ये पढ़ाऊंगा, और ये बाकी वाला जो समय काल है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन जो इंपॉर्टेंट सुल्तान हैं वो इसी पीरियड में है, जिनके बारे में कभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है या फिर जिनके बारे में आपको जानना इंटरेस्टिंग लगेगा। इस काल में इतने कोई खास इंपॉर्टेंट सुल्तान नहीं है, लेकिन हाँ, जो एक ट्रेंड्स हैं, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ थी एम्पायर की, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और ये पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिक्लाइन कैसे होता है, वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास के समय की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी सब नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। तो ऑटोमन एम्पायर की कहानी शुरू करने से पहले आपको रोमन एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए। रोमन एम्पायर जो इटली में, रोम में केंद्रित था, रोम शहर है, ये रहा इटली के अंदर। अब आपको शायद इसमें दिखेगा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये रोम शहर है। रोम में एक एम्पायर या मोनार्की या रिपब्लिक अलग अलग समय में कैरेक्टर बदलता गया, लेकिन एक कंटिन्यूस एस्टैब्लिशमेंट था 753 बीसी से 753 बीसी, लगभग आज से 2700 साल पहले से रोमन एम्पायर था, और ये किसी ना किसी रूप में 1453 एडी तक जारी रहा। इसका कैरेक्टरिस्टिक बदला, साइज बदली, लेकिन एक एम्पायर कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 2000 साल तक दुनिया के इस बड़े हिस्से पे राज करता है। तो ये जो शुरुआत रोमन किंगडम से हुई थी, बाद में रिपब्लिक हुआ, फिर से उसके बाद रोमन एम्पायर हुआ, वो हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, कोशिश करूंगा रोमन एम्पायर पे भी सीरीज़ कभी ला सकूं। वैसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस इतना सा याद रखिए कि रोमन एम्पायर अपने चरम पर था 1st और 2nd सेंचुरी एडी में। तो ये 117 एडी का मैप है, जब ऑलमोस्ट पूरा यूरोप और उत्तरी अफ्रीका और यहाँ पे टर्की वाला जो एरिया है ये रोमन एम्पायर के अधीन था। और रोमन एम्पायर में फिर कुछ घटनाएं होती है जिसके कारण कैपिटल शिफ्ट किया जाता है रोम से, कहाँ पर? यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल, बाइजेंटियम में। तो उसके बाद बाइजेंटीन एम्पायर की स्थापना होती है। देखो, शहर पुराना था, छोटा शहर था यहाँ पे बाइजेंटियम, लेकिन इस बाइजेंटियम को कैपिटल बना दिया किसने? कॉन्स्टेंटीन नाम के एक रोमन एम्पायर ने 330 में कैपिटल शिफ्ट कर दिया। और कुछ साल बाद क्या हुआ 395 के अंदर कि ये रोम जो है 2 हिस्सों में बंट जाता है। इधर वाला इनको कहा गया कि आप अपना संभालो, हम अपना देखेंगे, यहाँ पे हम अपना कैपिटल बाइजेंटियम रखेंगे। तो रोम 2 हिस्सों में बंट जाता है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। तो ये देखो, आप इसमें क्लियरली देख सकते हो मैप में। तो धीरे धीरे ये वाला जो रोम है ना, ये खत्म हो गया। ये एम्पायर 2 हिस्सों में बंटने के कुछ सालों के अंदर अंदर ही वेस्टर्न रोमन एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया। सब अलग अलग इंडिपेंडेंट हो गए अपने अपने, क्योंकि काफ़ी अटैक्स होते गए, ट्राइब्स से बहुत लड़ाइयाँ थी, तो इसीलिए ये वाला एम्पायर खत्म हो गया। लेकिन ये वाला जो है ये जारी रहा। तो ये रोम खत्म होने के बाद ये वाला रोम जारी रहता है, और अब यही रोम कहलाया है, यही रोमन एम्पायर हो चुका है। और अब इसका कैपिटल है बाइजेंटियम, जिसका नाम बदल के कर दिया गया कॉन्स्टेंटिनोपल। किसके पीछे? इसी कॉन्स्टेंटीन एम्पायर के पीछे। अब बाइजेंटियम फिर से उस वेस्टर्न रोमन एम्पायर की कुछ टेरिटरीज पे तो कब्जा जमा लेता है और अपने चरम पर आ जाता है 6th सेंचुरी तक, यानी 100 साल में इन्होंने भी वही सब था, रोमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, रोमन आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, सब कुछ बाइजेंटियम के अंदर शिफ्ट हो गया था रोम की जगह। लेकिन अब एपी सेंटर क्या है? पूरे एम्पायर का सेंटर ये है, क्योंकि कैपिटल भी यहाँ है।
तो इन्होंने कुछ एरिया इटली तक तो वापस अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन स्पेन, इंग्लैंड, ये वाली टेरिटरीज वापस अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए। और ये एम्पायर कितना साल चलता है? लगभग 1000 साल चलता है। तो 395 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट है और 1453 में ख़त्म होता है। तो हालांकि ये 6-7 सेंचुरी तक अच्छा खासा बड़ा एम्पायर था, लेकिन जैसा हर एम्पायर के साथ होता है दुनिया में, डाउनफॉल आता है। धीरे धीरे टेरिटरीज इनके हाथ से छूटती गई और इनके पास अंत तक 1400 आते आते देखो क्या बचा, केवल इतना सा एरिया, मेनली कॉन्स्टेंटिनोपल शहर और उसके आसपास के कुछ आइलैंड्स और यहाँ पे कुछ कोस्टल टेरिटरीज। और ये जो डाउनफॉल है, इसके बाद इस डाउनफॉल के कारण जो अलग अलग एरियाज थे उनमें अलग अलग सल्तनत या फिर कहीं पे इंडिपेंडेंट किंगडम्स उभर कर आए। तो उसी क्रम में टर्की में आता है सल्तनत ऑफ रूम। आपको बस इतना याद रखना, ये रूम भी रोम से ही निकला था शब्द। तो यहाँ पे एक अलग सल्तनत आ जाती है जिसे कहते हैं सल्तनत ऑफ रूम। ये लगभग 1100 के आसपास आती है। अगेन ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये याद रखो कि यहाँ पे एक छोटी सी सल्तनत आ गई थी जो आज का जो ये टर्की है, जिसे एनाटोलियन पेनिनसुला कहते हैं हम। ये क्या है? एनाटोलिया, इसे एनाटोलिया भी कहा जाता है, एनाटोलियन पेनिनसुला। इस पे कब्जा हो गया था सल्तनत ऑफ रूम और बाद में वो सल्तनत ऑफ रूम भी छोटे छोटे हिस्सों में बिखर गई थी, टूट गई थी। ठीक है, तो आप बस ये याद रखना एक तो कि इस पूरे एरिया को कहते हैं एनाटोलिया। तो इस एनाटोलियन प्लेटू या इस एनाटोलियन पेनिनसुला के अंदर अलग अलग तुर्किक ट्राइब्स हैं, अलग अलग तुर्किक ट्राइब्स हैं। और ये तुर्किक ट्राइब्स छोटे छोटे एरियाज को कंट्रोल करती हैं, अपने लोकल एरियाज को। आप समझ लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट या 2-3 डिस्ट्रिक्ट के बराबर का एरियाज अलग अलग ट्राइब्स के पास है। और ये ट्राइब्स वैसे अपना कंट्रोल रखती थी, लेकिन नॉमिनली मानती थी कि हाँ जो सल्तनत ऑफ रूम है हम उनके अधीन हैं। तो इन्हीं ट्राइब्स में एक ट्राइब थी जिसका नाम था काई ट्राइब। आई होप मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मेरा कोई तुर्किक दोस्त नहीं है जिससे मैं प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से पूछ सकूँ। तो अगर कोई गलती होती है और आप तुर्किक जानते हैं तो आई एम सॉरी इन एडवांस। तो काई ट्राइब का एक लीडर था उस्मान, और ये जो उस्मान नाम का लीडर है, इसी के पीछे, इस फर्स्ट ऑटोमन सुल्तान के पीछे इसे ऑटोमन कहा जाता है। एक्चुअली उस्मान को अरबी में उथमान भी कहते हैं, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उथमान भी लिखा जाता है कई बार। तो उस्मान या उथमान, तो इस उथमान के पीछे ही ऑटोमान वहाँ से शब्द निकलता है और उस्मान के जो वंशज हैं वो ऑटोमन कहलाए। तो उस वक्त तक ये सुल्तान नहीं थे, ठीक है, सुल्तान की उपाधि इन्होंने अभी तक ली नहीं थी। ये अपने आप को बे कहते थे, बेग या बे, ठीक है, जिससे, और बेग की जो वाइफ होती है वो कहलाती है बेगम। तो आप देखेंगे कि कई सारे वर्ड्स मिलते जुलते हैं, क्योंकि इंडिया में भी आपने ये वर्ड सुने होंगे, क्योंकि मुगल एम्पायर भी क्या था, एक तरह से टर्को मंगोल लीनियज थी मुगल एम्पायर की भी, तो कुछ शब्द आपको मिलते जुलते भी लग सकते हैं। तो ये बे जो है ये छोटे छोटे एरियाज अपने अंडर रखते थे, और इन बे के जो एरियाज हैं, जो टेरिटरी है, वो कहलाती थी बेलिक, ठीक है, ये बेलिक। तो एक समय ऐसा था, 1200s की बात है, 1280s के आसपास आते आते बाइजेंटीन एम्पायर तो देखो सिमट कर बस इतना सा रह गया है, इस्तांबुल यहाँ कैपिटल है, और आसपास का एरिया ऑटोमन्स और अलग अलग जितने भी अहीज छोटे छोटे बेलिक्स हैं इनके पास है, ठीक है, तुर्किक बेलिक्स कहते हैं, या ये एक तरह से प्रोविंस समझ लो आप, स्टेट या राज्य समझ सकते हो, राज्य के बराबर एरियाज कंट्रोल कर रहे हैं। ऑटोमन्स भी इतने बड़े नहीं थे, ये मैप थोड़े बाद के समय का है, ऑटोमन्स के पास पहले बहुत छोटी सी टेरिटरी थी, ये मैप में आप देख सकते हैं इतनी सी टेरिटरी थी किसके पास, उस्मान के फादर के पास। लेकिन उस्मान ने अपने जीवन काल में ये पूरा एरिया जो आप लाइट रेड कलर में देख सकते हैं ये जीत लिया। और सोगुत नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, सोजित, सॉरी इसे सोजित प्रोनाउंस किया जाता है, तो सोजित शहर को जीत कर इसे अपना कैपिटल बनाया। और कहते हैं कि उस्मान को एक सपना आया था कि मैं सो रहा हूँ और मेरे शरीर से एक पेड़ जो है निकलता है और उस पेड़ की शाखाएं पूरी दुनिया को अपने अंदर ले लेती हैं, लपेट लेती हैं। तो ये सपना जो है कहते हैं ये ऑटोमन एम्पायर के जो अगले सुल्तान हैं उन्होंने पूरा किया, और उस्मान का ये सपना था कि पूरी दुनिया पे हमारा राज हो। तो ये सोजित है, बस नाम याद रख लेना, फर्स्ट कैपिटल पूछा जा सकता है कभी, सोजित। यहाँ पे ऑटोमन हिस्ट्री आपके सिलेबस में है, अगर आप किसी कॉलेज के एग्जाम में, जहाँ पे आपसे ये पूछी जा सकती है। यूपीएससी के अंदर हिस्ट्री में नहीं है, बेसिक कुछ बातें आपको ऑटोमन्स के बारे में पता होनी चाहिए। अब जो ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत है उस वक्त की रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि देखो तुर्क्स जो हैं वो सेमी नोमैडिक थे जैसे मंगोल्स थे, तो यहाँ पे रिटन हिस्ट्री का बहुत बड़ा अभाव है। जब ये सेटल हो गए, अच्छे से सल्तनत एस्टैब्लिश हो गई, उसके बाद रिकॉर्ड्स लिखे जाने लगे, तो शुरुआती 100 सालों के जो रिकॉर्ड्स हैं ना वो बाद में लिखे गए थे, इसीलिए उन पे थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि कई बातें तो पता चल जाता है पढ़ के कि ये मिथिक है। जैसे अब वो पेड़ वाली बात है, वो आया ना आया सपना, लेकिन लिख दिया किसी ने तो बात सच हो गई, ठीक है, ऐसे सपने तो कई लोगों को आते हैं। तो अर्ली ऑटोमन पीरियड की हिस्ट्री इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ईयर हमें पता है और किसने कितना एक्सपांशन किया।
अब ऑटोमन सक्सीड क्यों हुए और बाकी सारे सक्सीड क्यों नहीं हुए, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ऑटोमन्स दूसरी ट्राइब्स को अपने साथ लेकर चलते थे और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते थे शुरुआत में। और ये अच्छे घुड़सवार तो थे ही, और इन्होंने एक शॉर्ट बो यूज़ किया, एक छोटा सा कमान यूज़ करते थे, तीर कमान होता है जो बो एंड एरो, तो काफ़ी छोटा बो होता था जो घोड़े पे बैठे बैठे चलाया जा सकता था। तो वैसे भी तुर्क्स अपने हॉर्समैनशिप के लिए फेमस हैं, तो इनकी हॉर्समैनशिप, शॉर्ट बो और सारी ट्राइब्स को साथ लेकर चलने का जो पॉलिसी थी, इसके कारण इनका एक्सपांशन बहुत तेज़ी से हुआ। तो उस्मान का बेटा था ओरहान गाजी, नाम था ओरहान और टाइटल था गाजी। ठीक है, आप देखेंगे ऑटोमन सुल्तान्स को कई टाइटल्स दे दिए जाते हैं। तो 1324 में उस्मान की डेथ के बाद ओरहान सत्ता संभालता है, और ओरहान को ट्रू फाउंडर कहा जाता है इस डायनेस्टी का। ठीक है, ट्रू फाउंडर का क्या मतलब है? देखो, डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर दी थी उस्मान ने, लेकिन इसे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ओरहान ने बनाया। इसके पहले जो सल्तनत ऑफ रूम थी, सिक्के उनके नाम के चलते थे, नॉमिनली उस्मान उनको ट्रिब्यूट पे करता था, लेकिन ओरहान ने कंप्लीटली अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और कहा कि अब मैं ही राजा हूँ। और ओरहान के टाइम पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ओरहान को मिला, बाइजेंटीन एम्पायर और कमज़ोर होता गया। बाइजेंटीन में एक वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ा हुआ था, आपस में ही भाइयों में लड़ाई चल रही थी कि कौन अगला राजा बनेगा, और इस लड़ाई का फ़ायदा ओरहान ने बहुत उठाया। एक्चुअली जो लड़ाई लड़ रहे थे उनमें से एक ने ओरहान से मदद मांगी, क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी थे। आपने इस मैप में देखा ही था पिछले वाले में कि बिल्कुल ही पड़ोसी हैं ऑटोमन्स और बाइजेंटीन। तो ऑटोमन से मदद मांगी बाइजेंटीन एम्पायर में एक फैक्शन ने, और यहाँ तक कि जॉन द सिक्स्थ नाम था उस राजा का, उसने अपनी बेटी की भी शादी करा दी ओरहान से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी एस्टैब्लिश हो रही हैं, और ये आगे हमेशा करा ऑटोमन्स ने। आगे देखोगे आगे आप हम जैसे जैसे इतिहास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हंगेरियन, सर्बियन, जितने भी किंगडम्स हैं यूरोप में, सभी किंगडम्स में हराने के बाद, डिफीट के बाद, या अलायंस बढ़ाने के लिए शादियां भी करी थी ऑटोमन सुल्तान्स ने। तो जॉन द सिक्स्थ ने अपनी बेटी की शादी ओरहान से करा दी, और इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ऑटोमन्स को, क्योंकि उन्होंने इंटरनली अब देख लिया है कि बाइजेंटीन एम्पायर कमज़ोर है, आपस में लड़ रहा है, और बुरसा शहर कैप्चर करके कैपिटल बना दिया इसे ओरहान ने। ये एक बहुत ही बड़ी जीत थी ओरहान की, क्योंकि बुरसा स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। और दूसरी बहुत बड़ी जीत थी नाइसिया की। नाइसिया पूरे एम्पायर में दूसरा सबसे बड़ा शहर था, कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर था नाइसिया बाइजेंटीन एम्पायर का, और इसे जीतना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था ओरहान के फेमस होने में, क्योंकि यहाँ 3 साल लगातार सीज चली थी। 3 साल शहर को घेरने के बाद नाइसिया ने समर्पण कर दिया। तो ये टेरिटरी थी किसकी? उस्मान की। और ये जो लाइट कलर में टेरिटरी है, ये ओरहान की डेथ के समय है, यानी ओरहान ने अपने समय में इतना एरिया कर दिया। आप देखिए लगभग ट्रिपल कर दिया एरिया को। और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है? बरसा शहर जीतना। तो बरसा जो है ये शहर कैपिटल बन गया है, सोजित से चेंज होकर बुरसा हो चुका है। और दूसरी चीज़ आप ध्यान दीजिए, अब ये इंटरकॉन्टिनेंटल एम्पायर हो चुका है। किसके समय से? ओरहान के समय से, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके यूरोप का भी कुछ एरिया इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, लेकिन अभी भी कॉन्स्टेंटिनोपल बाकी है, बाइजेंटीन एम्पायर अभी भी बाकी है। अब आते हैं मुराद द फर्स्ट पे। तो 1362 में मुराद, जो कि ओरहान का बेटा है, वो गद्दी संभालता है, और ओरहान ने मोस्ट ऑफ द बॉल्कन्स को अपने रूल में ले लिया। बॉल्कन कौन सा एरिया है? बॉल्कन पेनिनसुला यूरोप के अंदर है। तो बॉल्कन्स के अंदर सर्बिया, बल्गेरिया, इन सभी एम्पायर्स के खिलाफ जंग छिड़ी, और इनफैक्ट बाइजेंटीन एम्पायर जॉन द फिफ्थ को भी मजबूर कर दिया कि वो ट्रिब्यूट पे करे ऑटोमन्स को, यानी पैसा दे ऑटोमन्स को, वरना आप पे हमला कर देंगे। और मुराद ने पहली बार टाइटल सुल्तान का इस्तेमाल किया, यानी अभी तक तो वो बे का टाइटल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मुराद को लगा कि नहीं, अब हमारे पास इतना बड़ा एरिया है कि हम एक गवर्नर की तरह नहीं है या फिर एक राज्य की तरह नहीं है, अब हम एक देश की तरह हैं, तो हमें टाइटल इस्तेमाल करना चाहिए सुल्तान। और मुराद के समय की एक और ख़ास बात है, जैनिसरीज़ की स्थापना करी गई और एक देविसिरमी सिस्टम शुरू किया गया। तो अभी बताता हूँ आपको ये क्या होते हैं। पहले आप मैप देख लो। मैप मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि ये एम्पायर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये वाला एरिया जो डार्क रेड है, ये किसके समय था? ये मुराद के आने के समय था, जब मुराद ने गद्दी संभाली। और जब मुराद का रूल ख़त्म होता है तब तक ये लाइट पिंक वाला एरिया पूरा इनके कब्ज़े में था। और ये जो सर्बिया का किंगडम है और बल्गेरिया का किंगडम है, ये भी इनके अधीन आ गए थे। डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, लेकिन बल्गेरिया और सर्बिया ऑटोमन्स को पैसे दिया करते थे, ट्रिब्यूट दिया करते थे, हर साल पैसा भेजा जाता था, और बाइजेंटीन एम्पायर को भी फोर्स कर दिया था पैसा देने के लिए। अब आप देखो जैनिसरीज़ क्या है। जैनिसरीज़ एक बहुत ही एलीट कोर थी आर्मी की, जो मेनली राजा के, ऑटोमन सुल्तान के पर्सनल गार्ड हुआ करते थे। और ये एक बहुत ही खास
कोर थी, क्योंकि इसकी स्थापना इसलिए करी गई थी ताकि अटमोस्ट लॉयल्टी रहे। कभी अगर फ्यूचर में आर्मी में बगावत होती है तो जैनिसरी कभी बगावत ना करें, तो इसे किंग्स गार्ड की तरह बनाया गया था। और ख़ास बात ये थी कि ये जो जैनिसरीज हैं ये सोल्जर्स बचपन में ही 8 से 18 की उम्र के बीच में 12-13 साल के लड़कों को लाया जाता था और आर्मी ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये लड़के कहाँ से आते थे? ये होते थे क्रिश्चियंस। तो देखिए, ज़्यादातर जो एरिया अब ऑटोमन्स कैप्चर कर रहे थे ये पूरा क्रिश्चियनिटी वाला एरिया था, यहाँ पे ज़्यादातर क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी। तो ऑटोमन्स में अब ये कहा जाता है या तो मुराद या ओरहान दोनों में से किसी एक ने जानिसरी सिस्टम शुरू किया था। तो इन्होंने क्या सिस्टम किया कि अपने खुद के ट्राइब्स के जो लोग हैं वो तो आर्मी में है ही, लेकिन उन्हें एलीट कोर में नहीं लिया जाए। यहाँ से बच्चों को किडनैप किया जाता था। हर गांव में जाकर क्रिश्चियन परिवारों का जो सबसे बड़ा बेटा होता था, एक बेटा उनसे ले लिया जाता था। जिस घर में भी 2 बेटे हैं, एक बेटा जैनिसरीज की तरह उठा के किडनैप करके ले जाएंगे। अगर आप प्रेम से दे दो तो ठीक है, नहीं तो उसे किडनैप कर लिया जाता था। हर 2-3 साल में आर्मी जाती थी और बच्चों को उठा लाती थी। छोटे बच्चे होते थे, ये 8 से 16 साल की उम्र के बीच में। इन्हें लाकर सबसे पहले इस एरिया में रखा जाता था, ये जो टर्की वाला एरिया है, ताकि उन्हें तुर्की भाषा आए, तुर्की कल्चर समझें, क्योंकि ओरिजिनली तो एम्पायर यहीं से निकला है ना, कोर तो यही है, तो कल्चर ट्रेडिशन वो तो सब यहीं का होगा। तो वो पूरा समझाया जाता था, आर्मी ट्रेनिंग दी जाती थी और इन्हें शादी करने से मनाही थी, तो ये शादी भी नहीं कर सकते थे। तो जैनिसरीज जो हैं धीरे धीरे एक एलीट कोर की तरह डेवलप होते हैं। ये स्लेव भी नहीं थे, कई लोग इन्हें रॉन्गली स्लेव कहते हैं, लेकिन ये स्लेव नहीं थे। स्लेव को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, इन्हें तनख्वाह मिलती थी, प्रॉपर मिलिट्री इनको पगार मिलती थी, पेंशन मिलती थी। और तो और जैनिसरीज आर्मी करियर के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में भी ले लिए जाते थे। अगर आपको अच्छा 10-20 साल का आर्मी एक्सपीरियंस है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी जगह दी जाएगी। और मेरिटोक्रेसी थी कि अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हो, आप हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स तक पहुंच सकते हो। तो एक तरह से ये कंबाइंड आर्मी और आईएएस सर्विस दोनों मिलाकर एक साथ बना दी गई हो, इस तरह का सिस्टम था। ओरिजिनली थी तो मिलिट्री सर्विस, लेकिन बाद में मिलिट्री करियर के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये जा सकते थे। तो जैनिसरीज, हालांकि आपको लग रहा होगा कि बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, लेकिन बाद में ये बहुत ही अट्रैक्टिव करियर बन गया था, क्योंकि जैनिसरी बनना अपने आप में एक सोशल मोबिलिटी का सिंबल है। अगर आप जैनिसरी कोर में शामिल हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका समाज में दर्जा काफ़ी ऊपर बढ़ जाएगा। आप एक जैनिसरी हो तो आप एक एलीट मिलिट्री ऑफिसर हो। तो शुरुआत इसकी किडनैपिंग से हुई थी। 200-300 साल ये सिस्टम रहा भी था, बाद में इसे बंद कर दिया था ऑटोमन्स ने। काफ़ी आगे जाकर 200 साल बाद इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन हाँ, शुरुआत में जो जितने भी जैनिसरीज हैं वो सब क्रिश्चियन हुआ करते थे और बाद में उन्हें किडनैप करके आर्मी में ज्वाइन करवाया जाता था। अब आते हैं हम अगले सुल्तान पे। इसका नाम है बायजीद, बायजीद द फर्स्ट। और निक नेम देखो कितना ज़बरदस्त है, यिल्डिरिम। यिल्डिरिम का मतलब होता है थंडर बोल्ट, बिजली कड़कती है ना, थंडर बोल्ट होता है जब। तो नाम हो, निकनेम हो तो ऐसा हो वरना ना हो, यिल्डिरिम बायजीद। यिल्डिरिम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब अपनी आर्मीज लीड करते थे और इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ जीती कि इन्हें यिल्डिरिम कहा गया, कि ये थंडर बोल्ट की तरह दुश्मनों पे टूट पड़ते हैं। तो यिल्डिरिम की सबसे बड़ी जीत थी वो थी निकोपोलिस में, जो आज बल्गारिया में है। यहाँ पे क्रूसेडर्स को हराया था। एक क्रूसेड आया था, यूरोप की आर्मीज इकट्ठा हुई, उन्हें लगा कि हाँ ऑटोमन एम्पायर काफ़ी बड़ा थ्रेट बन सकता है, तो उन्होंने इकट्ठा होकर ऑटोमन्स के खिलाफ आर्मी भेजी, लेकिन यहाँ पे वो हार गए। यिल्डिरिम ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला करने की कोशिश करी, कुछ साल उसे सीज भी किया, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत थी, तो वो इस अटैक को आराम से रिपेल कर गए। कुछ सालों तक सीज रही, अल्टीमेटली सीज हटा दी गई। लेकिन यिल्डिरिम की सबसे बड़ी हार जो थी कैरियर की, वो थी तैमूर लेम द्वारा। जी हाँ, ये वही तैमूर लेम है जिसने 1398 में दिल्ली पे भी हमला किया था। तो तैमूर का एम्पायर समरकंद, बुखारा, जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया था तैमूर ने भी। तो तैमूर ने अटैक किया ऑटोमन्स पे, और ये बहुत ही बड़ा सेटबैक था। 100 सालों में लगातार जो ऑटोमन्स जीतते आ रहे थे, 1299 से लगातार जीत रहे थे, पहली बार एक बड़ी हार मिलती है उन्हें तैमूर से। तो तैमूर ने 1402 में बैटल ऑफ अंकारा, अंकारा जो आज टर्की का कैपिटल है वही अंकारा, तो बैटल ऑफ अंकारा में यिल्डिरिम बायजीद को हराया और कैदी भी बना लिया। और 2 साल ये तैमूर के दरबार में कैदी बन के रहा यिल्डिरिम बायजीद, और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। और बायजीद की डेथ के बाद, या फिर इस बैटल ऑफ अंकारा के बाद, बायजीद के जो 4 बेटे थे उनमें आपस में घमासान छिड़ गया, एक सिविल वॉर छिड़ जाता है कि कौन अगला राजा बनेगा। पापा तो उधर जेल में बैठे हैं और पीछे चारों बेटे आपस में लड़ने लग गए। तो ये 11 साल का जो पीरियड है, ये बहुत ही ऑटोमन एम्पायर के लिए उथल पुथल वाला पीरियड है। कभी 2 साल कोई राजा रह रहा है, कभी 3 साल कोई राजा रह रहा है, सुल्तान बदलते गए। और
अल्टीमेटली महमद द फर्स्ट इसमें इस लड़ाई में जीत कर बाहर आता है, मतलब बाकी तीनों भाई मर गए, महमद द फर्स्ट जीत कर आता है। लेकिन इस समय ऑटोमन एम्पायर को काफ़ी नुकसान हुआ। इस 11 साल के पीरियड में कई टेरिटरीज इनके हाथ से चली गई, लेकिन महमद ने सुल्तान बनने के बाद फिर से उन टेरिटरीज को अपने कब्जे में ले लिया। तो महमद का रूल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सीधा आएंगे अगले 40 साल आगे बढ़ जाओ। 40 साल तक कोई मेजर एक्सपांशन नहीं होता है। 1411 के बाद एम्पायर मेनली कंसोलिडेट किया जा रहा था। आते हैं हम 1451 में। तो ये 1451 के अंदर ऑटोमन एम्पायर है। एनाटोलिया यानी कि एनाटोलियन प्लेटो का पश्चिमी हिस्सा पूरा इनके पास है, उत्तरी हिस्सा इनके पास है। यहाँ पे रोमानिया बल्गारिया वाला एरिया और जो ग्रीस का काफ़ी एरिया इनके पास है। तो इस एरिया को तो ये कहते थे रोमेलिया, दो नाम था। इन्होंने अपने एम्पायर को दो हिस्सों में, मतलब दो बड़े बड़े प्रोविंसेस में बांट रखा था, एनाटोलिया और रोमेलिया। ठीक है, रोमेलिया मतलब वही रोम से निकला हुआ शब्द है रोमेलिया। तो रोमेलिया और एनाटोलिया ये दो मेजर डिवीजन थे इनके एम्पायर के। बीच में अभी भी कॉन्स्टेंटिनोपल बचा हुआ है, बीच में अभी भी बाइजेंटीन एम्पायर का कुछ एरिया है। ये यहाँ पे कई सारे आइलैंड्स हैं जो बाइजेंटीन एम्पायर के थे। तो अब इन्हें वक्त आ गया था ऑटोमन्स की, चारों तरफ से हम बाइजेंटीन को घेर चुके हैं, तो अब प्रॉपर टाइम है इन्हें हराने का। तो ये था कॉन्स्टेंटिनोपल का नक्शा उस समय में। कॉन्स्टेंटिनोपल आपको लग रहा होगा कि इतना छोटा सा है, लेकिन आप समझो कि कॉन्स्टेंटिनोपल शहर बहुत ही मजबूत था। इसकी दीवारें 1000 साल तक खड़ी रही थी। 1000 साल तक इन्होंने अलग अलग अटैक्स को रिपेल किया था। तीन तरफ से, ये दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था और एक तरफ इसकी ये वाली लैंड वाली दीवारें हैं। तो समुद्री फोर्टिफिकेशंस जो हैं वो भी बहुत स्ट्रांग थे। देखिए आप, चारों तरफ दीवार बनी हुई है। अगर आप ध्यान दोगे इस मैप के अंदर, ये उस समय का एक पेंटिंग है, तो ये दिखा रही है कि चारों तरफ शहर के बहुत ही मजबूत दीवारें बनी हुई है। तो इस शहर को जीतना इतना आसान नहीं था। कई लोगों ने कोशिश करी, इनफैक्ट ऑटोमन्स ने भी पहले कोशिश करी थी और सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो अब एक जवान सुल्तान आता है, महमद द सेकंड, जिसे महमद द कॉन्करर भी कहा जाता है, क्योंकि इस महमद ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर कर लिया था। तो 20 साल के महमद ने गद्दी संभालते ही पहला सपना यही देखा कि मुझे कॉन्स्टेंटिनोपल जीतना है। दिन रात वो उसी में लगा रहा और 1 साल तक तैयारी करने के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया गया 1453 में, और 21 साल की उम्र में महमद ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, इसे जीतने के बाद इसे कैपिटल बना दिया गया और महमद ने ऑटोमन नेवी को भी बहुत स्ट्रांग बनाया। नेवी में बहुत सारे जहाज़ ऐड किए और अब बाइजेंटीन एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। लेकिन महमद ने ये ट्राई किया कि जो बाइजेंटीन, जो पुराने रोम की सत्ता थी, उसी तरह का साम्राज्य हम भी बनाएं, उसी महान लेवल पर, उसी स्केल पर। तो कई पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स लाए गए, आर्ट्स एंड साइंसेस को बढ़ावा दिया गया। रोम, एंशिएंट रोम के अंदर आर्ट, लिटरेचर, इन सब पे बहुत ध्यान दिया जाता था। और बाइजेंटीन जो है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा लिटरेरी सेंटर था, कल्चरल सेंटर था। तो कोशिश ये करी गई कि वो सारा नॉलेज जो है वो ट्रांसलेट कर दिया जाए या फिर उसे संभाल कर रखा जाए। तो इस मामले में ऑटोमन सक्सेसफुल थे काफ़ी हद तक। उन्होंने उस नॉलेज को संभाल के रखा। बाद में वही नॉलेज जो है, उसी नॉलेज ने रेनेसां की शुरुआत करी, क्योंकि रोम में तो वो सारी नॉलेज जा चुकी थी, वहाँ पे किसी ने उसे प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं करी थी। इटली में यहाँ पे जो उन्होंने बचा लिया पुराने समय का रोमन आर्किटेक्चर या रोमन लिटरेचर का, उसी से आगे रेनेसां इंस्पायर होता है। तो महमद के समय में एम्पायर अब इकोनॉमिकली भी बहुत पावरफुल था, क्योंकि अब पूरा ट्रेड रूट इनके कब्जे में था। अब जो रशिया से एजियन सी की तरफ का जो रास्ता है वो भी पूरी तरह से इनके पास आ चुका था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल इन्होंने जीत लिया था। तो अब जितना भी ओवरलैंड ट्रेड रूट है यूरोप और एशिया का, वो पूरा ऑटोमन्स कंट्रोल करते थे और इसने इन्हें इकोनॉमिकली बहुत ताकतवर बना दिया। और जब आदमी के पास पैसा आता है तो पूरी दुनिया में सबसे पहले लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं। तो महमद ने भी यही किया, अपना पैलेस बनाया, तोपकापी पैलेस। और ये पैलेस इतना बड़ा है कि इसे बनने में भी बहुत साल लगे थे, 40-50 साल में बना था। और ये अगले 500 सालों तक ऑटोमन सुल्तान्स का ऑफिशियल रेजिडेंस रहा। 19वीं सेंचुरी तक ये ऑफिशियल रेजिडेंस रहा। कभी आपको जीवन में मौका मिलता है इस्तांबुल जाने का, तोपकापी पैलेस ज़रूर जाइएगा। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी इसके बारे में सुना है, काफ़ी पढ़ा है। तोपकापी पैलेस बहुत ही बड़ा है और आप ऑटोमन्स की जो लेविश लाइफस्टाइल है वो आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप गर्मियों में शरबत पीते होंगे बर्फ़ डालकर अपने फ्रिज से निकाल कर। तो अब उस ज़माने में फ्रिज होता नहीं था, तो ऑटोमन सुल्तान्स के लिए पास की पहाड़ियों से 50-60 किलोमीटर दूर से बर्फ़ पहाड़ों से लाई जाती थी, खच्चर पे लाद कर बर्फ़ लाई जाती थी तोपकापी पैलेस में और सबको शरबत पिलाया जाता था। इस लेवल की लेविश लाइफस्टाइल हुआ करती थी ऑटोमन्स की। लेकिन ये सब लेविश लाइफस्टाइल क्यों हुई? क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी। शुरुआत के 100 सालों में नहीं, उसके बाद, मेनली कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर करने के बाद। दोस्तों, कॉन्स्टेंटिनोपल की लड़ाई जो थी, सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्सा है।
यहाँ पे समय नहीं है कि मैं आपको पूरी लड़ाई के बारे में बता सकूँ, लेकिन एक बस पिक्चर शेयर करना चाहता हूँ। हुआ ये कि वो जो मैंने आपको बताया था शहर दो तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे जहाज़ नहीं जा सकते थे ड्यू टू सम रीज़न। तो मेहमत ने जहाज़ों को एक पहाड़ी पे चढ़ाया, ये देखो जहाज़ जो है पहाड़ी पे लोग लेकर जा रहे हैं, और उस तरफ दूसरी तरफ उतारा ताकि दूसरी साइड से अटैक किया जा सके। तो शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जहाज़ों को पहाड़ी के ऊपर चढ़ाकर फिर से पानी में उतारा गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से हैं इस बैटल के भी। आप चाहें तो इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इस लड़ाई के बारे में जानना है, 1453 सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में। कॉन्स्टेंटिनोपल की बात उठी है तो हाया सोफिया के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। हाया सोफिया, जिसे तुर्की में हाया सोफिया कहते हैं, इंग्लिश में हेजिया सोफिया भी कहते हैं, ये इसकी स्पेलिंग है, हेजिया सोफिया। तो हेजिया सोफिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्च था, पहले ये चर्च था। ऑटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीता, उसके बाद इन्होंने इसे कन्वर्ट कर दिया मस्जिद में। और जब इटली 1922 में एक रिपब्लिक की तरह इस्टाब्लिश हुआ तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसे मस्जिद से कन्वर्ट कर दिया म्यूज़ियम में। तो आज भी ये बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, लगभग 1500 साल पुरानी बिल्डिंग है, और इसका डोम काफ़ी बड़ा है, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। तो इसका आपको बेसिक नाम पता होना चाहिए, हेजिया सोफिया। कई मूवीज़ में आपने इसे देखा होगा, मेरे ख्याल से जेम्स बॉन्ड मूवी जो थी, जो लास्ट टू लास्ट मूवी थी शायद, उसमें भी ये इसका बैकड्रॉप यूज़ किया गया था। तो महमद द सेकेंड जो है, उसने एम्पायर को अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से थोड़ा अलग तरह से एस्टाब्लिश किया। पहले एम्पायर गाजी की तरह, गाजी मेंटालिटी थी, गाजी मेंटालिटी यानी इस्लाम का जो एक्सपांशन वाला जो मोड है, उस मेंटालिटी में एम्पायर चल रहा था। लेकिन अब सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा तरजीह दी गई, गवर्नेंस को तरजीह दी गई, इकोनॉमी को ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया, और जो जैनिसरी सिस्टम है वो अब पूरी तरह से एस्टाब्लिश हो चुका था। तो जैनिसरीज को जो है ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़े लेवल पर लाया गया। तो महमद ने एम्पायर को काफ़ी चेंज किया, एम्पायर का नेचर काफ़ी चेंज किया। इटालियन आर्टिस्ट्स को इकट्ठा किया, ह्यूमनिस्ट, ग्रीक स्कॉलर्स, इन सबको अपने दरबार में जगह दी। और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ईस्टर्न चर्च जिसे आज हम कहते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, उस ईस्टर्न और ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी काम करने दिया। यानी ऐसा नहीं है कि सारे क्रिश्चियंस को कन्वर्ट कर दिया, सारे क्रिश्चियंस को इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया गया। ये पॉलिसी भी अब चेंज हो गई थी। तो चर्च को अपनी जगह रहने दिया गया और चर्च को अपना खुद का कंट्रोल अपने पास रखने दिया। तो ये 1451 में जब महमद सुल्तान बना था, उससे उस समय की ये पिक्चर है, उस समय का मैप है, आप देखिए। और अब देखिए मैप, तो ये वाला एरिया जो है सदर्न एनाटोलिया का, ये अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पे बॉल्कन्स के अंदर भी एक्सपांशन होता है, और क्राइमिया भी अब कंट्रोल में आ गया है। क्राइमिया वही जो आज रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्राइमिया भी अब ऑटोमन्स के अंडर आ चुका था 1481 में, जब महमद द सेकेंड की डेथ होती है। महमद की डेथ के बाद बायजीद द सेकेंड आता है 1481 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसने कुछ खास नहीं किया, बस एम्पायर को कंसोलिडेट किया। एक इंपॉर्टेंट घटना होती है सफ़ाविद रिबेलियन। सफ़ाविद्स इस पर्शिया के सूफीज़ थे, और इन्होंने एम्पायर के खिलाफ बगावत करी और अल्टीमेटली अपना खुद का सफ़ाविद एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया। जी हाँ, ये वही सफ़ाविद डायनेस्टी है जिसके शाह तहमास्प ने हुमायूं को भी पनाह दी थी। तो ये सफ़ाविद एम्पायर कहाँ पे एस्टैब्लिश होता है? पर्शिया में। और ये कई सालों तक लगातार ऑटोमन्स के साथ लड़ाई में रहे, और इनके बीच में ये जो आज का इराक वाला एरिया है, ये हमेशा इसके लिए लड़ाई लड़ते रहे। तो हालांकि बाद में अल्टीमेटली ऑटोमन्स ने ये अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन काफ़ी सालों तक इसको लेकर लड़ाई चलती रही। और इधर मुगल्स से इनकी लड़ाई किसको लेकर चलती थी? कंधार और काबुल को लेकर। कंधार काबुल को लेकर लगातार मुगल्स और सफ़ाविद की लड़ाइयाँ चलती रही। अब देखो, एक बड़ा एरिया बचता है जो इनके पास नहीं था, वो था इजिप्ट। तो इजिप्ट में किसका रूल था? मामलुक्स का। मामलुक डायनेस्टी थी। ये भारत वाले मामलुक नहीं है, ये मामलुक तुर्क नहीं है। हाँ, ओरिजिनली वही है, मामलुक्स ही हैं ये, लेकिन भारत में एक अलग उसकी ब्रांच थी और इजिप्ट में अलग। तो इजिप्ट में मामलुक डायनेस्टी, जो सीरिया, दमास्कस, इज़राइल, आज का जो एरिया बता रहा हूँ, इस पूरे एरिया को, यानी जो पैलेस्टाइन या लेवांट कहलाता है, इस एरिया में राज कर रही थी मामलुक डायनेस्टी। और मक्का मदीना का कंट्रोल भी इनके पास था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, जो मक्का और मदीना को कंट्रोल करता है, इस्लाम में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगी। तो इस्लामिक, पूरे दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड में उसको किसकी तरह देखा जाएगा? कैलिफ की तरह। तो जो मक्का मदीना को कंट्रोल करता है, वो डायनेस्टी का राजा ही कैलिफ या खलीफा कहलाएगा। तो उस वक्त तक खलीफा कौन था? मामलुक्स। तो अब वक्त आता है मामलुक्स को हराने का। तो सलीम द फर्स्ट, 8 साल का छोटा सा राज, लेकिन सलीम ने बहुत लड़ाइयाँ जीती और ऑटोमन एम्पायर को बहुत तेज़ी से और एक्सपांड किया। तो सबसे बड़ी जीत जो सलीम की थी, वो थी सफ़ाविद्स के खिलाफ 1514 में। अगर कोई नाम याद रखना चाहता है तो लिख ले, बैटल ऑफ चाल्डिरान, ये नाम है लड़ाई का। 1514 में सफ़ाविद्स को हराया गया। फिर इजिप्ट को हराया।
इजिप्ट के जो मामलुक्स हैं उन्हें वहाँ से हटा दिया और मिडिल ईस्टर्न एरियाज़ जो हैं, मिडिल ईस्ट का हार्टलैंड है, ये पूरा एरिया ये अपने कब्ज़े में लिया। मक्का मदीना अब ऑटोमन्स के कंट्रोल में आ चुका था और अब ऑफिशियली मक्का मदीना का गार्डियन कौन है? ऑटोमन एम्परर। और इसी कारण ऑटोमन एम्परर अब कहलाएगा खलीफा या कैलिफ। और 1922 तक ये पोजीशन इन्हीं के पास रही थी। तो 1517 में ये ऑफिशियली ऑटोमन सुल्तान खलीफा घोषित होता है और अगले 400 साल तक ये पोजीशन उनके पास रही। 1922 में जब ऑटोमन सुल्तान को हटा दिया गया तो पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोटेस्ट होता है मुस्लिम्स द्वारा। पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर, साथ साथ भारत में भी हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं? खिलाफत। याद करो, खिलाफत आंदोलन जो नॉन कोऑपरेशन के साथ साथ चल रहा था, जिसे गांधी जी का भी फुल सपोर्ट था। तो ये खिलाफत इसीलिए हुआ था क्योंकि ऑटोमन सुल्तान को हटाया गया था। तो आपको ये याद रखना है, सलीम द फर्स्ट इज़ फर्स्ट ऑटोमन कैलिफ। और उससे पहले कौन थे? मामलुक सुल्तान हुआ करते थे। तो अब देखिए सीरिया, ये टेरिटरी जो आपको दिख रही है, सीरिया और इजिप्ट की, ये पूरी टेरिटरी सलीम ने ऐड कर दी थी। ठीक है, यहाँ पे ये टेरिटरी और इधर ये वाली टेरिटरीज ऐड करी गई थी सलीम द्वारा। और अभी और एक्सपांशन बाकी है। तो अब अगला एक्सपांशन जो है वो किया जाएगा सुलेमान द मैग्निफिसेंट द्वारा। सुलेमान द मैग्निफिसेंट वहाँ का अकबर है। जैसे भारत के अंदर मुगल एम्पायर के अंदर अकबर को देखा जाता है, या फिर जैसे मौर्य वंश के अंदर किसे देखा जाता है? अशोक को या चंद्रगुप्त मौर्य की जो इंपॉर्टेंस है वही सुलेमान द मैग्निफिसेंट की है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, मैग्निफिसेंट, जिसके नाम में ही मैग्निफिसेंट है उसने कुछ ना कुछ अच्छा ही किया होगा। तो ज़्यादातर जगह जहाँ ऑटोमन एम्पायर्स को या एम्परर्स को दिखाया जाता है यही फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी। तो इनका ये अनियन शेप्ड टर्बन, खास करके ये पहना हुआ गेटअप आपको दिखेगा। तो सुलेमान का राज है 1520 से 1566, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेनिंग ऑटोमन एम्परर्स। सुलेमान को वेस्टर्न स्कॉलर तो कहते हैं मैग्निफिसेंट, लेकिन जो टर्किश हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कानूनी सुल्तान सुलेमान, क्योंकि सुलेमान ने लॉ में बहुत सारे चेंजेस किए, लॉ को हार्मोनाइज किया, पूरे देश के अंदर एक जैसा कानून लाया, अलग अलग कोड्स लेकर आए, हर चीज़ के लिए फिक्स कानून बनाया गया। तो इसीलिए इसे कानूनी सुल्तान सुलेमान भी कहा जाता है। तो ये बहुत फेमस और ग्रेट लेजिस्लेटर था और न्याय का बहुत बड़ा पक्षकार था, यानी जस्टिस होना चाहिए सोसाइटी में, देश में। जब तक जस्टिस नहीं होगा तब तक देश स्टेबल नहीं हो पाएगा, ये थिंकिंग थी सुलेमान की। सुलेमान के रूल के टाइम पे ऑटोमन एम्पायर अपने चरम पर था, अपने जेनिथ पर था, चाहे वो इकोनॉमी हो, मिलिट्री हो, पॉलिटिकल पावर हो, हर तरह से अपने टॉप लेवल पर था ऑटोमन एम्पायर। तो सुलेमान की डेथ जब होती है तब ऑटोमन एम्पायर इतना बड़ा हो चुका है। तो पहले आपने देखा था एरिया केवल यहाँ तक थे, लेकिन सुलेमान ने इसे अफ्रीका के ये जो एरिट्रियन कोस्ट है यहाँ तक एक्सपांड किया, यहाँ दक्षिण में और एक्सपांशन हुआ, बगदाद और आज का जो कुवैत वाला एरिया है यहाँ तक एक्सपांशन हो चुका है, उधर सेंट्रल यूरोप के अंदर एक्सपांशन है, अल्जीरिया तक एक्सपांशन है। आप देखो टेरिटरी वाइज ये एरिया कितना दूर है, लेकिन इसे कंट्रोल कर लिया गया। तो अब 3 कॉन्टिनेंट में ये पूरा एम्पायर फैला हुआ है, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, और ये अपने मैक्सिमम एक्सटेंट पर है एम्पायर, और लगभग 1683 तक मैक्सिमम ही रहा था। उसके बाद धीरे धीरे कुछ कुछ टेरिटरीज इंडिपेंडेंट होती गई और 19th सेंचुरी में जाकर ये जो यूरोपियन देश हैं इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, ग्रीस और अन्य देशों ने। तो सुलेमान द मैग्निफिसेंट का टेरिटोरियल एक्सपांशन आई होप आप समझ सकते हैं। तो जहाँ केवल 300 साल पहले, सन 1300 में, 300 भी नहीं 250 साल पहले बस इतना सा एरिया था ऑटोमन्स के पास, तो 250 साल के अंदर ये एरिया इतना बड़ा हो चुका है। तो सुलेमान ने 13 कैंपेन्स लीड किए और सुलेमान पर्सनली मिलिट्री कैंपेन लीड करता था, इसीलिए भी ये बहुत फेमस है क्योंकि पर्सनली हर बैटल में इसने लीड किया अपनी आर्मी को। कई इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ जीती इसने, हंगरी अपने कंट्रोल में लेकर आए, यहाँ पे हंगरी जो है हंगरी इनके कंट्रोल में आता है, बगदाद जीत लिया, बगदाद सफाविद से जीता गया, मिडिल ईस्ट के कई एरियाज एक्सपांड किए, अल्जीरिया, पूरा नॉर्थ अफ्रीका। लेकिन एक बहुत बड़ी हार थी सुलेमान की, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है यूरोप की हिस्ट्री में, मिडिवल एजेस में, कि ऑटोमन एम्पायर का जो विजयी रथ है वो कहाँ पर आके रुकता है? वियना पे। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन ये वियना शहर है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल। तो अगर आप यूरोप का मैप देखते हो तो ये आधे यूरोप तक ऑटोमन्स आ चुके थे, लेकिन वियना में जाके इन्हें फाइनली हार देखनी पड़ी। 2 बार इन्होंने कोशिश करी वियना को जीतने की, लेकिन वियना जीत नहीं पाए। ठीक है, ऑस्ट्रियंस ने इन्हें धकेल दिया 1529 और 1532। दोनों बार इन्होंने अटैक किया और ख़राब मौसम या बीमारी, कई सारी वजहें थी जिससे ऑटोमन आर्मी यहाँ पर हार जाती है, सीज ऑफ वियना सक्सेसफुल नहीं होती है। फाइनली और यहाँ पे जाकर ऑटोमन्स रुक जाते हैं, इसके आगे वो बढ़ नहीं पाए। लेकिन उसके अलावा बल्गारिया, रोमानिया, ये सारा एरिया इनके कंट्रोल में आ चुका था। फिर सुलेमान ने भी मेहमद की तरह ही ऑटोमन नेवल फ्लीट को बहुत पावरफुल बनाया
और अब ऑटोमन नेवल फ्लीट ना केवल मेडिटेरेनियन बल्कि रेड सी और यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर भी बहुत पावरफुल थी। इनफैक्ट सुलेमान के समय ऑटोमन नेवी गुजरात में पोर्चुगीज से लड़ाई लड़ रही थी, सीज ऑफ दीव हुई थी 1531 के अंदर, दीव जीतने की कोशिश करी थी पोर्चुगीज को हराकर। और इंडियन ओशन में पोर्चुगीज उस वक्त बहुत पावरफुल थे, कार्टाज सिस्टम अपना चला रहे थे, तो कार्टाज सिस्टम को तोड़ने के लिए ऑटोमन्स और पोर्चुगीज की लगातार लड़ाइयाँ होती है। बाय द वे पोर्चुगीज ने ऑटोमन्स को सरकमवेंट करने के लिए ही ये अफ्रीका के नीचे से घूम के रास्ता निकाला था भारत तक के लिए, ताकि ऑटोमन्स के थ्रू ना जाना पड़े यहाँ पे भारत से व्यापार करने के लिए। ओके, तो ऑटोमन नेवी ध्यान रखना कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी थी, इंडियन ओशन तक, रेड सी तक, और यहाँ तक कि मलेशिया में एक जगह है जिसका नाम है आचे है, ठीक है, मलेशिया में है आज के। तो मलेशिया में जो आचे का सुल्तान था उसने भी एक बार हेल्प मांगी थी ऑटोमन से और वो हेल्प भी भेजी गई थी। तो ऑटोमन फ्लीट मेडिटेरेनियन, रेड सी, पर्शियन गल्फ सभी जगह डोमिनेटिंग थी इस वक्त। ये 1530-40 के आसपास की बात है। और कई नेवल कैंपेन्स लाए गए पोर्चुगीज़ के खिलाफ, लेकिन अल्टीमेटली पोर्चुगीज़ इसमें अपना एम्पायर बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने अपना जो इंडियन ओशन का जो पूरा ऑटोनॉमी थी उसे बचा लिया, अपना जो दबदबा था इंडियन ओशन पे वो बचाए रखा। ऑटोमन्स उन्हें खदेड़ नहीं पाए इंडियन ओशन से और पर्शियन गल्फ के आसपास वाले एरिया से। फिर सुलेमान ने लेजिस्लेटिव चेंजेस किए, समाज में, एजुकेशन में, टैक्सेशन में, क्रिमिनल लॉ में हर तरह के चेंजेस लाए गए, शरिया लॉ को हार्मोनाइज किया गया। फिर कल्चर में बहुत सारे चेंजेस दिए गए। सुलेमान खुद एक बहुत बड़ा पेट्रन था कल्चर का। कहते हैं कि सुलेमान ने 300 से भी ज़्यादा मस्जिदें बनवाई एनाटोलिया में, और गोल्डन एज माना जाता है इस फेज़ को, सुलेमान के राज को ऑटोमन एम्पायर का गोल्डन एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इन सब में बहुत डेवलपमेंट्स होते हैं। फिर बड़े बड़े जो काम सुलेमान ने करवाया आर्किटेक्चर में, उनमें से एक था सुलेमानिये मॉस्क। सुलेमानिये मस्जिद इस्तांबुल में है और ये इसकी फ़ोटो है। तो ये सुलेमानिया मॉस्क है, हेजिया सोफिया के बाद में ये दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है इस्तांबुल की। तो इसे बनवाया, इसे कमीशन किया। फिर काबा, जो आज आप देखते हो मक्का के अंदर काबा आपको देखने को मिलता है, उसको रेनोवेट कराया। तो मेजरली जो आज काबा देखने को मिलता है वो उसी समय का बनाया हुआ है। और जेरूसलम शहर की दीवारें भी रिपेयर करवाई। तो जो हिस्टोरिक सिटी है जेरूसलम का, और उसमें जो डोम ऑफ रॉक है उसे भी रेनोवेट कराया गया था। तो जेरूसलम शहर की आज जो दीवारें देखने को मिलती हैं वो सुलेमान द्वारा बनाई गई हैं 500 साल पहले। हालांकि जेरूसलम तो बहुत पुराना शहर है, 3000 से 4000 साल पुराना बताया जाता है, तो लगातार उसमें रेनोवेशन होते रहे हैं। लेकिन जो अभी लेटेस्ट जो दीवारें हमें देखने को मिलती हैं वो सुलेमान द्वारा बनवाई गई थी 16वीं सदी में। फिर एक और पॉइंट है आर्किटेक्चर में, आप देखो टर्किश आर्किटेक्चर अपनी ज्योमेट्री के लिए बहुत फेमस है। इसमें पैटर्न्स आपको सारे ज्योमेट्रिकल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पर्शियन और टर्किश जो पैटर्न्स हैं कुछ कुछ मिलते जुलते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट भी हैं। मेनली आप ध्यान रखिएगा ज्योमेट्री है और फ्लोरल पैटर्न्स हैं बहुत सारे, और एक टर्कवाइज कलर का बहुत यूज़ किया गया है। टर्कवाइज ये वाला कलर होता है, ये जो इस तरह का ब्लू है, और इसे टर्कवाइज कलर को कहते ही इसीलिए क्योंकि ये टर्की में इस्तेमाल किया गया। तो जो वेस्टर्न देशों के लोग हैं, फ्रेंच और इंग्लिश ट्रैवलर्स जाते थे वहाँ पे इस्तांबुल में, देखते थे ये वाला कलर बहुत यूज़ किया जाता है, तो वो आके बोलते थे कि वो टर्कवाइज कलर है। उस कलर का नाम ही देश के पीछे पड़ गया या साम्राज्य के पीछे पड़ गया, टर्कवाइज। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कौन से स्ट्रेट्स कनेक्ट करते हैं लेक्चर की शुरुआत में, तो उसका आंसर है पहला स्ट्रेट्स ऑफ डार्डेनेल्स। स्ट्रेट्स ऑफ डार्डेनेल्स कनेक्ट करते हैं सी ऑफ मारमारा को एजियन सी से, और दूसरा है यहाँ पे स्ट्रेट्स ऑफ बॉस्फोरस जो कनेक्ट करते हैं ब्लैक सी को सी ऑफ मारमारा से। तो ये सवाल का जवाब है। अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ 1566 के बाद। हालांकि सुल्तान से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे हम डिस्कस करेंगे। और वर्ल्ड वॉर 1 तक की हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे ऑटोमन एम्पायर फाइनली खत्म होता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।